सुबहें अब रूटीन नहीं, एक रिकॉर्डेड रिप्ले बन गई थी। वही कॉफी मेकर की आवाज, वही मग में घूमती चीनी। बस फर्क ये था कि अब कॉफी में कोई स्वाद नहीं बचा था। एलेनी की खाली कुर्सी मेरे सामने थी। हर दिन वही, हर सुबह। खामोशी इतनी गहरी थी कि लगता था वो भी सांस ले रही हो। अब ये खामोशी भी आवाज करने लगी है। मैंने खुद से बुदबुदाया, चम्मच को कप में घुमाते हुए। कॉफी ठंडी हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे अंदर कुछ और। लेक्चर हॉल में आज का टॉपिक था मिथक और बलिदान का चक्र। मैं बोल रहा था, शब्द निकल रहे थे, लेकिन उनमें जान नहीं थी। स्टूडेंट नोट्स ले रहे थे, सिर हिला रहे थे, मगर मेरी नजर बार बार पिछली पंक्ति पर चली जाती थी, वहीं जहां एलेनी बैठती थी। अब वहां एक नया स्टूडेंट बैठ गया था, किसी और दुनिया का हिस्सा, उस अनुपस्थिति के बोझ से अनजान जो अभी भी वहां मंडरा रही थी। मैं पल भर के लिए रुक गया, शब्द गले में अटक गए। याद आया वो कैसे सुनते हुए स्केच बनाती थी, हर लाइन, हर सोच जैसे किसी छिपे हुए अर्थ को छूती हो। डॉक्टर थॉर्न, क्या आप ठीक हैं? एक लड़की की आवाज आई, झिझक भरी। हाँ। मैंने गला साफ किया, मुस्कुराने की कोशिश की। बस नींद कम हुई है शायद। टाई सीधी की, मगर हाथों की वाइब्रेशन छिप नहीं पाई। फैकल्टी लाउंज में डॉक्टर वांस मिले, हमेशा की तरह कैजुअल। थॉर्न, तुम वाकई थके लग रहे हो। बहुत सारा काम एक रात में ही पूरा कर दिया क्या? उन्होंने हंसते हुए कहा, कुछ ऐसा ही। मैंने जवाब दिया, कनपटी मलते हुए। उन्होंने कॉफी की चुस्की ली। वो तुम्हारी स्टूडेंट एलेनी आजकल दिख नहीं रही। सब ठीक है? वो तो बड़ी तेज थी, हमेशा सवालों से लेक्चर पलट देती थी। कुर्सी खिसकी, आवाज कड़की। वो ट्रांसफर हो गई है। क्या? कब? वांस चौंक गए। पता नहीं, शायद निजी वजहों से। मैंने कहा। शब्द मुंह में कड़वे लगे, जैसे राख। मैं वहां और नहीं ठहर सका, सीधे अपने ऑफिस पहुंचा, दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर ढह गया। टेबल पर उसका स्केचबुक पड़ा था, वही जो वो भूल गई थी। मैंने बस कवर पर उंगलियां फेरी। अब भी उसमें उसकी गंध थी, कॉफी, चारकोल और कुछ जो सिर्फ उसका था। निजी वजहों से, मैंने दोहराया, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। याद आया उस दिन क्लिनिक के बाहर उसका चेहरा, शांत लेकिन ठंडा। उसने कहा था, तुम्हारा प्यार जहर है। शायद सच में था। शायद हमारा प्यार ही वो श्राप था जो हर जन्म में हमें एक दूसरे से बांधता भी था और तोड़ता भी। तुमने कहा था, मैंने फुसफुसाया, कि श्राप तुम्हारी मौत की इच्छा पर पलता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि शायद ये मेरी भी इच्छा थी, तुम्हारे बिना जीने की, शायद यही ठीक था। मैंने स्केचबुक खोला। अंदर उसका बनाया हुआ स्केच था, मेरे हाथों का। वो हाथ जिन्हें उसने इतने ध्यान से खींचा था, जैसे उनमें भी कोई कहानी हो। तुम जीना चाहती हो? मैंने कहा, आवाज भर्रा गई। तो जियो एलेनी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आंखें नम हो गईं। इस बार मैंने रोने दिया, बिना शर्म, बिना रोक टोक। आंसू गालों पर बहते गए, गर्म, नमकीन, सच्चे। शायद यही बलिदान था जिसकी मैं सालों से बात करता आया था। उसे जाने देना, उसे जीने देना, और खुद को उसके याद में तड़पाना। मेरा डॉर्म रूम किसी अधूरी कहानी जैसा लग रहा था। बिस्तर पर फैले कपड़े, खुली सूटकेस में आधे पैक किए हुए स्केचबुक और दीवारें
जो अब मेरे बिना कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही थीं। हर कोना जैसे धीरे धीरे मुझसे खाली हो रहा था। मेरिया एक स्वेटर मोड़ते हुए कांप रही थी। उसकी उंगलियां बेतरतीब थीं, जैसे वो खुद को किसी रूटीन में जबरदस्ती संभालने की कोशिश कर रही हो। लीना फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी, एक बॉक्स को टेप से बंद कर रही थी। टेप की तेज फटाक आवाज ने कमरे की शांति को चीर दिया, जैसे किसी ने जोर से अलविदा कहा हो। क्या तुम श्योर हो एलेनी? मेरिया ने पूछा। उसकी आंखें लाल थीं। वो वही स्वेटर अपनी छाती से लगाकर खड़ी थी, जो मैंने उसे पिछले साल बर्थडे पर दिया था। क्रिस्टोफर को देखा था कल, वो बहुत अपसेट थे। लीना ने जोर से टेप दबाई, जैसे उसी पर सारा गुस्सा निकाल रही हो। हमें बता दो अगर कुछ किया जा सकता है, अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो। तुम अकेली हम सबको छोड़कर क्यों जा रही हो? मैंने धीरे से बैकपैक उठाया। उसमें 2 स्केचबुक थीं, एक पुरानी जिसकी पन्नों में दर्द, खून और सदियों की पुनरावृत्ति थी, और एक नई जिसके पन्ने अब तक खाली थे, सफेद, खुले। मैंने पुरानी को पीछे छोड़ दिया, नई को बैग में रख लिया, क्योंकि अब ये किसी और के बारे में नहीं है, मैंने कहा। आवाज शांत थी, पर अंदर कुछ ठोस था। ये मेरे बारे में है, मेरे जीने के बारे में, मेरी खुद की शर्तों पर। मेरिया ने मुझे कसकर गले लगाया। उसकी परफ्यूम की मीठी खुशबू में नमक घुल गया, आंसुओं का, अलविदा का। मुझे तुम्हारी याद आएगी। उसने सिसकते हुए कहा। अब बुरे सपनों का मतलब कौन बताएगा? कौन कहेगा कि ऑर्डन के संकेत सही है या नहीं? मैं हंसी, पहली बार दिल से। तुम खुद बता दोगी, मैंने कहा, उसकी पीठ थपथपाते हुए। तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिथोलॉजी क्लब में सब इकट्ठे थे। प्रेसिडेंट ने बिना बोले बस मुझे देखा। कमरे में हल्की उदासी थी, वो वैसी नहीं जो रोने पर मजबूर करे, बल्कि वैसी जो याद बन जाती है। तुम्हारे बिना ये क्लब अधूरा रहेगा। उसने कहा। तुमने हमारी पुरानी कहानियों को जीता हुआ महसूस कराया था। अब बारी तुम्हारी है, मैंने मुस्कुराकर कहा। और वो मुस्कान शायद सदियों में पहली बार सच्ची थी, बिना किसी दर्द के। अलविदा श्राप, मैंने फुसफुसाया। अलविदा कायरोस। रुक कर एक सांस ली, गहरी, हल्की, आजाद। अलविदा क्रिस्टोफर। बस 2-4 दिन और। इस शुक्रवार को मैं ये कैंपस छोड़ने वाली थी। उसके बाद मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। कैंपस कैफे में हमेशा की तरह भीड़ थी, हंसी, मग की खनक, किसी की गिटार पर अधूरी धुनें। लेकिन उस दोपहर वो सब पृष्ठभूमि जैसा था। असली सन्नाटा उस कोने में था जहां मारिया और लीना झुकी बैठी थीं। कॉफी ठंडी हो चुकी थी और उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मुझे रोक गया। मैंने बस उनका नाम सुना, एलेनी। और उसी पल जैसे किसी ने मेरे भीतर का स्विच बंद कर दिया। मारिया का हाथ कांप रहा था जब उसने एक ट्रांसफर फॉर्म पर साइन किए। वो सच में जा रही है? उसकी आवाज फटी हुई थी। थेसालोनिकी यूनिवर्सिटी इस शुक्रवार। लीना ने अपनी पेन मेज पर पटकी। हमने उसे मनाने की कोशिश की, कहा कि हम साथ रहेंगे, जो भी करना पड़े उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने खुद को रोक नहीं पाया। कॉफी कप अभी भी मेरे हाथ में था, मगर पैर खुद ब खुद उनकी मेज की तरफ बढ़ गए। मारिया ने ऊपर देखा और लगभग राहत की तरह कहा, डॉक्टर थॉर्न, आपको पता है एलेनी शहर छोड़ रही है। मैंने कप टेबल पर रख दिया, ज्यादा जोर से। किनारों से कॉफी छलककर मेरे नोट्स पर फैल गई। कब? बस यही निकला मुंह से। हफ्ते के अंत में। लीना ने कहा। उसकी आंखें मुझे टटोल रही थीं। वो कहती है यहां से दूर जाना ही उसके लिए सही है। मुझे लगा मेरे अंदर कुछ भारी चीज पानी में गिर गई, बिना आवाज के, सीधे गहराई में। शायद
वो सही है, मैंने कहा, धीरे से, ज्यादा अपने आप से। और फिर बस चला गया। मेरे अपार्टमेंट में उस शाम सब कुछ जगह पर था। किताबें, नोट्स, अधूरी थीसिस के पन्ने। पर कुछ भी ठीक नहीं था। उसकी हंसी जैसे हवा में गूंजती थी, फिर चुप हो जाती। मैंने माइक्रोवेव में पास्ता गर्म किया, प्लेट उठाई और खुद को उसी सन्नाटे में बैठे पाया जहां बस फ्रिज की गुनगुनाहट थी। मैंने खुद से कहा, वो श्राप से भाग रही है। फिर थोड़ी देर रुककर, और मुझसे भी। सच यही था। शायद मेरा प्यार ही वो जहर था जिससे वो आजादी चाहती थी। डेस्क पर पड़े यूनिवर्सिटी फॉर्म्स के बीच मेरी नजर बार बार दरवाजे पर गई। कोई दस्तक नहीं, कोई परछाई नहीं, बस वही खामोशी जो अब मेरे हिस्से थी। वो अपनी जिंदगी चुन रही है। शायद यही वो प्यार था जो खुद को भी मिटाकर किसी और की रोशनी बनने देता है। मैंने लैपटॉप खोला, थेसालोनिकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च की, उसका नाम टाइप किया, फिर मिटा दिया। स्क्रीन की सफेद चमक में मैंने खुद को देखा, थका हुआ, खोया हुआ, पर जिंदा। खुलकर जियो एलेनी, मैंने फुसफुसाया। आवाज में एक प्रार्थना थी, बस अच्छे से जियो।